के सबसे बड़े कंज्यूमर शो पहरेदार में। कंज्यूमर को अनदेखा करने वाली कंपनियों को अब जागना पड़ेगा, क्योंकि पहरेदार बुलंद करेगा हर कंज्यूमर की आवाज। आज के शो में क्या देश का ई कॉमर्स सेक्टर दे रहा है नकली सामानों की बिक्री को बढ़ावा। मेक माई ट्रिप की लापरवाही के शिकार 2 कंज्यूमर को पहरेदार के प्लेटफॉर्म पर मिली राहत, और स्टर्लिंग हॉलिडे ने पैकेज लौटाने पर एक कंज्यूमर को रिफंड के लिए करवाया लंबा इंतजार। ये इंतजार खत्म हो रहा है पहरेदार में, लेकिन सबसे पहले हम फोकस करेंगे ई कॉमर्स पर। आप जब ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो सावधान हो जाइए। नकली सामान आपको बेचा जा सकता है, स्मगल्ड सामान आपको बेचा जा सकता है। इंडस्ट्री बॉडी फिक्की की रिपोर्ट बता रही है कि देश के ऑनलाइन मार्केट प्लेस नकली और तस्करी के सामान बेचने के अड्डे बनते जा रहे हैं। ये रिपोर्ट फिक्की और ग्रैंड थॉर्ंटन ने मिलकर जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में ई कॉमर्स से जुड़े कोई विशेष कानून न होने की वजह से खरीदारों को नकली या तस्करी के सामान से बचाने का कोई भी तरीका नहीं है। रिपोर्ट में इस बात पर गंभीर चिंता जताई गई है कि नकली सामानों का कारोबार देश की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। और अगर सिर्फ मोबाइल फोन इंडस्ट्री की बात की जाए तो 2012 में ग्रे मार्केट की वजह से इसे 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा, और यही अनुमान 2014 में बढ़कर करीब 19,000 करोड़ रुपए का लगाया जा रहा है। जाहिर है चिंता गंभीर है, लेकिन इसका समाधान क्या है और कंज्यूमर कैसे बच सकता है, या बचने के क्या रास्ते हैं, या कोई रास्ता नहीं है, ये सब समझेंगे हमारे 2 मेहमानों के साथ। मेरे साथ हैं ग्रैंड थॉर्ंटन की पार्टनर विद्या राजाराव और साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल। विद्या, स्वागत है आपका। पहला सवाल आपसे, ये आपकी रिपोर्ट गंभीर बातों की तरफ इशारा कर रही है, क्यों ये चिंताजनक बात है अभी? हाँ, नमस्कार। ये चिंता बहुत करना है, क्योंकि ये काउंटर फीटिंग जो है वो 5 to 7% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, टोटल वर्ल्ड ट्रेड का एस्टिमेटेड $600 बिलियन है। सो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम एंड वी हैव टू अटैक काउंटर फीटिंग एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेज, क्योंकि आजकल ज्यादा से ज्यादा ग्राहक ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये मध्यम पहुंच और उपयोग में बहुत आसान है। क्योंकि ये ऑनलाइन ई कॉमर्स में प्रॉब्लम्स भी है, कैसे कि कैश ऑन डिलीवरी, लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स, वीक रेगुलेशंस जैसे प्रॉब्लम्स कंपनीज के लिए और कंज्यूमर्स के लिए भी एक खतरा है। बिल्कुल, तो कंपनीज के लिए तो चुनौतियां हैं ही, लेकिन कंज्यूमर भी नकली प्रोडक्ट खरीद सकता है। पवन जी, क्या रास्ते हो सकते हैं कंज्यूमर को बचने के लिए, या रास्ता नहीं दिख रहा है? आप अगर ऑनलाइन खरीदारी करेंगे तो सावधानी आपको ही बरतनी होगी। देखिए, आप जब ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं तो आपको आभास होना पड़ेगा कि हालांकि भारत में वर्तमान स्वरूप में सूचना प्रौद्योगिकी कानून है, लेकिन वो उपभोक्ता संरक्षण हेतु संपूर्ण चुप्पी साधे हुए हैं। तो अगर आपको साथ कोई फ्रॉड होता है या फिर आप कहीं ना कहीं किसी साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं, तो आप कुछ चुनिंदा रेमेडीज तो हैं, तो आप आईटी एक्ट में वो कर सकते हैं। बट बाय एंड लार्ज कहीं ना कहीं जब तक कि हमारे पास डिटेल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन कानून ना आए, तब तक आपको स्वयं अपनी सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। कुछ बेसिक सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। आप अपनी बेवकूफी की वजह से पैसा नहीं कमा सकते और बाद में कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को ब्लेम करने लग जाएं, ये संभव नहीं हो पाएगा। और वर्तमान स्वरूप में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं, वो भी बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव तरीके से उपभोक्ता की हक में डायरेक्शंस या फैसले नहीं दे रहे हैं। आईटी कानून आपकी मदद कर सकता है, लेकिन इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, क्योंकि सरकार ने इस पर काम नहीं किया नए सिरे से, जिस तरह से ई कॉमर्स का हमने बढ़ावा देखा है अपने देश में। आप विद्या, आपसे समझना चाहूंगी, हमने देखा बड़े बड़े जो रिटेलर्स बाहर हैं, विदेशों में, जैसे कि अलीबाबा का एग्जाम्पल हमारे सामने है कि वो काफी काम करती हैं, काफी खर्चे करती हैं इस तरह के काउंटरफीट प्रोडक्ट्स को रोकने के लिए, बचाने के लिए, पेनल्टी से लेकर और भी कई ड्यू डिलिजेंस कदम उठाती हैं। एक तो ये बताइए विदेशों में किस तरह से कदम उठ रहे हैं, और भारत इनमें कितना पीछे है? भारत की ई कॉमर्स कंपनियों को कितना काम करना होगा? हाँ, वो आपने सही बताया कि अलीबाबा जैसे कंपनीज बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं R&D में और टेक्नोलॉजी में,
और ज़्यादा से ज़्यादा वो सेलर्स जो होते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट्स में उनको बहुत शीघ्र और कठिन पनिशमेंट मिलती है और उसको ब्लैकलिस्ट कर देता है। तो इफ अ सेलर ट्राइज टू सेल फेक प्रोडक्ट्स, वो अलीबाबा की वेबसाइट में alibaba.com, वो सेलर ट्राइज टू सेल फेक प्रोडक्ट्स, उनको एक कंप्लेंट मिला तो वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और ब्लैकलिस्ट करेंगे और वो सेलर वापस alibaba.com में कोई भी प्रोडक्ट बेच नहीं सकता। पवन जी, आपसे मैं ये चाहूंगी समझना कि पहले तो ये बताइए, जो हम बात कर रहे हैं ना कि किस तरह से ये नकली माल घुसता है बाजार में, ये समझाइए, क्योंकि जब कंज्यूमर ये समझेगा तब वो जब खरीदारी करने जाएगा तो इन सब चीजों से सावधान भी रहना उसे समझ में आएगा। पवन जी, देखिए, अधिकांश सी जो ई कॉमर्स एम कॉमर्स की साइट्स होती हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। उस टर्म्स एंड कंडीशन में कहा जाता है कि आप कोई काउंटरफीट प्रोडक्ट नहीं लेके आएंगे, लेकिन उसको इफेक्टिवली इन्फोर्स नहीं किया जाता, पुलिस नहीं किया जाता। तो होता क्या है कि कोई व्यक्ति अपनी प्लेटफॉर्म पर आता है और कहता है कि जी मुझे फला चीज बेचनी है, उसकी टेस्टिंग नहीं होती, उसकी बात को आप गॉस्पेल ट्रूथ मान लेते हैं। अगर बाद में कोई रिपोर्ट करेगा तो फिर आप तफ्तीश करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो मैकेनिज्म है यहां पर डिफेक्टिव है। आवश्यकता है कि आपका स्वयं आपके पास एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस होने के नाते कोई आपके पास प्रोटेक्शन होनी चाहिए, कोई आपके पास ऑनलाइन अकाउंट होना चाहिए इस पर्टिकुलर सेलर का, ताकि अगर पाया गया कि इस व्यक्ति ने काउंटरफीट प्रोडक्ट डाला है तो स्ट्रेट वे आप उसके अकाउंट से 10,000 रुपए निकाल लेंगे, ताकि कहीं ना कहीं लोगों के हृदय में एक डेटरेंस जरूर पैदा हो। पवन जी, अभी विद्या बता रही थी हमें कि कैसे अलीबाबा उस सेलर को ब्लैकलिस्ट कर देता है, पर पहरेदार के प्लेटफॉर्म पर भी कई ई कॉमर्स की शिकायतें आती हैं और जब हम उस मार्केट प्लेस के ओनर को बताते हैं, उस मार्केट प्लेस ऑनलाइन मार्केटर को कि ऐसा कुछ हुआ है, तो हमने अक्सर देखा उनकी प्रवृत्ति ये रहती है कि वो अपना पलड़ा झाड़ने की कोशिश करते हैं। ये नहीं कि कंज्यूमर की बात सुने और समझे कि हाँ उसके किसी सेलर ने ये बदमाशी की है। और मार्केट प्लेस का इस तरह से जिम्मेदारी से भागना कंज्यूमर के अधिकारों का सीधा उसको अनदेखी करना है। मैं पूरी तरीके से आपकी बात मानता हूं। कारण यह है कि अधिकांश परिस्थितियों में ये ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पल्ला झाड़ते हैं, कहते हैं साहब हमारी जिम्मेवारी नहीं है, आप डायरेक्टली उस सेलर से बात करो, हम तो केवल प्लेटफॉर्म है, हम तो आप लोगों को एक माध्यम प्रदान कर रहे हैं। लेकिन कानून स्पष्ट है कि जिम्मेवारी इनकी है। अगर काउंटरफीट प्रोडक्ट होते हैं तो खासतौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स में ये दायित्व तो इनका बन जाता है, मोबाइल एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स का या मार्केट प्लेसेस का, कि वो खुद अपनी ड्यू डिलिजेंस तफ्तीश करें। और अगर वो ड्यू डिलिजेंस नहीं करते हैं तो उनके ऊपर पोटेंशियल लीगल मुकदमा किया जा सकता है। ये दूसरी बात है क्योंकि भारतवर्ष में मुकदमे ज्यादा होते नहीं हैं। शुक्रिया आप दोनों का। ये मेरे साथ विद्या थी बैंगलोर स्टूडियो से थ्रू ग्रैंड थॉर्ंटन्स की पार्टनर, और पवन दुग्गल आपका भी शुक्रिया। हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरह ई कॉमर्स का बाजार जितनी तेजी से बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से इसमें नकली सामान, फेक सामान आ रहा है, और इसलिए कंज्यूमर को इससे सावधान रहना चाहिए और मार्केट प्लेस को तो काम करना ही चाहिए कि कैसे वो अपने इस पूरे मार्केट प्लेस को ज्यादा सुरक्षित बनाए। लेकिन साथ ही में मार्केट प्लेस की जिम्मेदारी ये जरूर बनती है कि कंज्यूमर को कोई गलत सामान नहीं बेच रहा हो और कोई गलत सामान बेच रहा है तो सेलर की खबर लेना चाहिए। लेते हैं एक ब्रेक। यहां पर ब्रेक के बाद मेक माई ट्रिप की सर्विस से नाखुश कंज्यूमर को राहत मिल रही है पहरेदार में, कैसे बताएंगे आगे। वेलकम बैक। आप देख रहे पहरेदार, हम बुलंद करते हैं आपके हक की आवाज। जब सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा हो तो लोग अपने सफर के लिए हवाई टिकट भी ऑनलाइन ही बुक करते हैं, लेकिन गोरखपुर के शशांक अग्रवाल को ये ऑनलाइन बुकिंग ना सिर्फ महंगी पड़ी बल्कि मानसिक परेशानी भी उठानी पड़ी। इन्होंने अपने माता पिता के लिए ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट मेक माई ट्रिप से एयर टिकट्स बुक की थी, लेकिन जब ट्रैवल डेट के दिन इनके माता पिता एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शशांक अग्रवाल मेरे साथ है फोन लाइन पर। शशांक नमस्ते। कितने परेशान हुए आपके माता पिता? आपने मेक माई ट्रिप से पूरी बुकिंग की थी, पैसे भी दे दिए थे उन टिकट्स के, लेकिन जब आपके माता पिता एयरपोर्ट पर पहुंचे तो क्या बीती उन पर? हाँ नमस्ते।
एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को इंदौर से दिल्ली ट्रेवल करना था 9 दिसंबर को, और मैंने मेक माई ट्रिप से बुकिंग की थी। बट माई पेरेंट्स जब वो एयरपोर्ट पहुंचे टिकट के साथ, तो इंडिगो ने उन्हें बोर्ड नहीं करने दिया और बोला कि ये टिकट मेक माई ट्रिप ने कंफर्म नहीं किया उनको, और बोर्डिंग अलाउ नहीं की। तो आपके पास टिकट भी था, ऑनलाइन टिकट, पीएनआर नंबर भी कंफर्म करके पीएनआर भी भेजा नंबर था, पेमेंट इनवॉइस भी था, और कंफर्म बुकिंग पीएनआर भी था, सब कुछ था उनके पास। तो इंडिगो क्या कह रहा था? आपके पास सब कुछ कंफर्म होने के बावजूद आपके माता पिता को नहीं फ्लाइट बोर्ड करने को मिली? हाँ, नहीं करने मिली इंडिगो से कि दे हैव नो, उनको कुछ पता नहीं है कि कैसे पीएनआर जनरेट हुआ है, उनके सिस्टम में नहीं है, और पीएनआर विदाउट कंफर्मेशन मेक माई ट्रिप ने अपने मन से जनरेट कर दिया है। ओह माय गॉड। फिर शशांक जी, आपके माता पिता ने क्या किया इसके बाद? उनको तो काफी प्रॉब्लम हुई है। एक्चुअली इंदौर से दिल्ली की डायरेक्ट कनेक्टिविटी है नहीं, 2-3 फ्लाइटें ही है, और मैंने तो प्री बुक इसीलिए की थी कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। देन ऑल्टरनेटिवली उनको काफी सफर करना पड़ा मेंटली एंड फिजिकली, एंड 5-6 घंटे बाद एक ऑल्टरनेट जेट एयरवेज की टिकट मिली जो काफी महंगी पड़ी, उनको वो लेके फिर आना पड़ा दिल्ली। बिल्कुल, उन्होंने वहीं एयरपोर्ट पे ये टिकट्स खरीदी और फिर जाकर के ये सफर वो तय कर पाए। बुजुर्ग दंपति परेशान रहे एयरपोर्ट पर और इंडिगो ने साफ मना कर दिया। मेक माई ट्रिप से शशांक, आपने बातचीत करने की पूरी कोशिश की, उनसे आपने संपर्क किया, बोला ये, आपने उनसे सवाल भी पूछे, क्या जवाब मिला आपको कंपनी से? मैंने काफी मेल कंप्लेन भेजे उनको, इनिशियली कोई रिप्लाई नहीं आया, फिर आफ्टर 5-6 मेल्स एक रिप्लाई उनका आया कि जो इनकन्वीनियंस हुआ दैट वाज अ टेक्निकल एरर ऑन देयर साइड, और वो मुझे जो फेयर डिफरेंस है इंडिगो की टिकट का और जेट एयरवेज की टिकट का, वो मुझे वो रिफंड कर देंगे। लेकिन ये बस जुबानी प्रॉमिस थी, ये कभी पूरा नहीं किया उन्होंने जब तक पहरेदार ने दखल नहीं दिया? जी हाँ, एक्चुअली उन्होंने मुझे मेल भेजा था कि 7 डेज में आपका रिफंड मिल जाएगा, उसी क्रेडिट कार्ड से जिस क्रेडिट कार्ड पे आपने बुकिंग की है। पर जब 10 दिन तक कोई रिफंड नहीं आया, तो मैंने फिर कांटेक्ट किया मेक माई ट्रिप को, लेकिन फिर उन्होंने कोई रिप्लाई मुझे किया नहीं। तब मैंने पहरेदार को कांटेक्ट किया। और इसके बाद अब आपको ये पैसे मिल गए हैं शशांक? जी हाँ, पहरेदार को कांटेक्ट करने के 3 दिन बाद ही उनके हायर मैनेजमेंट का मुझे कॉल और मेल दोनों आया, और उन्होंने मुझे पैसे रिफंड कर दिए। वही पैसे का रिफंड जो आप दिसंबर से लगातार इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, मुझे पहरेदार से कांटेक्ट करने के 72 आवर्स में मुझे मेरा पेमेंट मिल गया, वंस आई कांटेक्टेड पहरेदार। धन्यवाद शशांक हमसे बात करने के लिए। लेकिन शशांक की ही तरह मेक माई ट्रिप की मनमानी का शिकार आलोक कुमार गुहा भी हुए हैं। ये अपने परिवार के साथ जयपुर गए थे, इंटरनेट में इन्होंने देखा एक 3 स्टार होटल की तस्वीर मेक माई ट्रिप में, और यहाँ इन्होंने बुकिंग की अपने परिवार के लिए, लेकिन जब वहां पहुंचे तो क्या बीती इन पर। मिस्टर गुहा, बहुत स्वागत है आपका। आप जब जयपुर पहुंचे और जो होटल आपको मेक माई ट्रिप ने कहा था कि 3 स्टार है, वो कैसा होटल निकला? देखिए, इन जनरल उस तरह का होटल 500-600 रुपया से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और कितने लिए थे आपसे मेक माई ट्रिप ने? हम लगभग 3,500-4,000 रुपया लिए थे। ओके। और वो इतनी खराब क्वालिटी का होटल था कि आप कह रहे हैं उसका फेयर कुछ 500-600 से ज्यादा नहीं होना चाहिए? 500-600 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उस होटल में कोई अच्छे आदमी ठहरते भी नहीं है, जैसा देख के लग रहा है जैसे होते हैं ना जो मैंने स्टेशन रोड में होटल सब होते हैं, और उसमें मैंने बहुत खराब भी था, बहुत खराब, सेफ्टी भी नहीं था। तो जब आप वहां पहुंचे आपने फैसला बदल लिया कि आपको इस होटल में नहीं रुकना, इस खराब? नहीं, हम तो पहले पूछे तो हम बोले हम रूम देखेंगे पहले। जैसे होटल में घुसते भी हमको लगा सही जगह नहीं है, हम तो शुरू करने के पहले हम बोले हमको रूम दिखाइए। रूम देखते बोले जो हम उनसे एक ही पूछे जी आप अपने होटल को कैसे आप 3-4 स्टार शो करते हैं नेट में, तो बोल रहा है कि नहीं हमारा यहाँ 3-4 स्टार का सर्विस है। बोले 3-4 स्टार का सर्विस होगा, उसके कैटेगराइज होता है। उसके बाद हम उसको बोले हम नहीं यहाँ ठहरेंगे, आप मेक माई ट्रिप से बात कीजिए। तो फिर मेक माई ट्रिप से वो फोन लगाए, तो फोन से हम लोग वहाँ बात किए। बात करने के बाद बोले नहीं मेरा यहाँ कैंसिल कीजिए। तो हम लोग बोला कैंसिल आपको इमीडिएटली करना है और हमको नेट में आपको जवाब देना है इमीडिएटली मेल में। तो ऐसा 15-20 मिनट दिया, तो उसके बाद वहाँ मेल से वो लोग उसको मैंने होटल का बुकिंग कैंसिल करवाया। लेकिन बुकिंग कैंसिल हो गई थी, पैसों का इंतजार आपको लंबे समय तक करना पैसा का होता, हम लोग तो यही सोच लिए हैं कि जो पैसा की तो बाद में सोचा जाएगा, पैसा तो लेंगे ही। और हम लोग वहाँ से निकल गए, हम लोग फिर दूसरा होटल में खोज के ठहर गए। उसके बाद हम लोग वहाँ से लौट के आने के बाद ही हम लोग कंप्लेन लॉन्च किए, और उसी समय हम लोग बोले बेटा चलो मेक माई इसके पहरेदार से
कांटेक्ट किया जाए, क्योंकि ये लोग बदमाश हैं। हम लोग और भी दूसरे से भी सुने थे ऐसा ऐसा करते हैं ये लोग। बिल्कुल, तस्वीर दिखाते हैं, कहते हैं कि 3 स्टार में रुकवाएंगे, लेकिन वो होटल शायद 1 स्टार के काबिल भी नहीं था मिस्टर। 1 स्टार कहाँ है, तो बजट होटल भी नहीं है, गेस्ट हाउस से भी खराब है। आपको अब वो पैसे वापस मिल गए जो उन्होंने आपसे लिए थे, जो आपको अभी तक नहीं मिले थे, आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे? नहीं, हमको तो आपसे कांटेक्ट हो जाने के बाद 12,000 से बात करने के बाद ही फिर वो वहाँ से फोन किए, बोला जो हम आपको पैसा लौटा देंगे। लेकिन आपको लगता है मिस्टर गुहा कि ये पैसे लौटाना काफी नहीं है, मैं ठीक कह रही हूँ? नहीं, ये तो आदमी उस पर आप तो हम बोलेंगे ऑनलाइन में कोई चीज काम नहीं करना चाहिए। शुक्रिया मिस्टर गुहा हमसे बात करने के लिए। गुहा जी को पैसे तो जरूर वापस मिल रहे हैं, लेकिन जो भरोसा टूटा है मेक माई ट्रिप से, वो वापस मिलेगा कि नहीं, इस पर जरूर कुछ सवाल अभी भी बाकी रह जाते हैं। हम आपको बता दें, हमारे दोनों ही कंज्यूमर्स के मामलों में मेक माई ट्रिप ने हमें उनकी शिकायत दूर कर जाने की मेल भेजी है। हमें लिखित तौर पर बताया गया है कि इन कंज्यूमर्स की शिकायत दूर कर दी गई है, सुलझा दिया गया है मामला और रिफंड भी दे दिया गया है। लेते हैं एक ब्रेक यहाँ पर। आगे स्टर्लिंग हॉलिडे से रिफंड लेने में क्यों एक कंज्यूमर को लग गए महीनों का वक्त। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। कुरुक्षेत्र के नीरज गोयल ने जब स्टर्लिंग हॉलिडे का मेंबरशिप पैकेज लेने का फैसला किया तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कंपनी का एजेंट उन्हें मिस सेल कर रहा होगा, और जब उन्हें हकीकत का पता चला तो उन्होंने शिकायत की कंपनी से। स्टर्लिंग हॉलिडे ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनके पैकेज की जो भी कीमत उनसे ली गई है वो 60 दिन के अंदर वापस कर दी जाएगी, लेकिन ये इंतजार खिंचता ही चला गया। मेरे साथ है नीरज गोयल फोन लाइन पर। नमस्ते नीरज जी, क्या हो रहा था, किस तरह से आपको पहले तो ये हॉलिडे पैकेज मिससेल किया गया और जो पैसे वापस करने की जो बात थी उस पर भी कंपनी खड़ी नहीं उतरी? मैम, मुझे लक्की वर्मा सेल एग्जीक्यूटिव मैनेजर है इनके स्टर्लिंग हॉलिडे के, वो आए थे मेरे पास 1960 में। तो उन्होंने मुझे 25 ईयर्स की मेंबरशिप दी, तो मैंने उसे रिफ्यूज किया, सर मैं 25 ईयर्स के लिए नहीं ले सकता। तब इस केस में उन्होंने कहा आप 2 ईयर्स की ले लीजिए, अगर आपको पसंद आती है आगे से 25 ईयर्स में कन्वर्ट कर लेना। उसमें उन्होंने मुझे 2 इंटरनेशनल वीक और 2 डोमेस्टिक वीक विद इन इंडिया के ऑफर किए थे। तो मैंने उनको 19,773 कैश और 13,600 रुपए का एक चेक दिया था। तो उसके बाद मैंने उन्हें, मेरी किट आ गई थी 21/9 में। मैंने उन्हें कहा भाई मेरे हॉलीडे अपना स्टार्ट करवाइए आप। तब उन्होंने कहा मैं अपने हेड ऑफिस में बात करता हूँ, आपका हॉलीडे अरेंज कराता हूँ। लेकिन फिर उनके हेड ऑफिस से मेरे पास फोन आया, भाई हमारी आप जब इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे सारी 24 मंथ की इंस्टॉलमेंट है, जब आप 5 to 6 इंस्टॉलमेंट दे देंगे तब आप हॉलीडे ले सकते हैं। अच्छा, तो आपसे पैसे ले लिए गए, कुछ कैश में लिए गए, कुछ चेक में लिए गए, और जब आप हॉलीडे अवेल करने के लिए पहुंचे तो कहा कि कुछ आपको इंस्टॉलमेंट जमा करने उसके बाद ही आप ले सकते हैं, और ये 2 साल ये भी समझा दिया कि 2 साल की स्कीम एग्जिस्ट ही नहीं करती। उस सेल एग्जीक्यूटिव ने बस आपको 2 साल की बात जो है ऐसे ही कह दी थी। जी, बस अपनी साइड से कह दिया। बिल्कुल, आपको बस वो फांसना चाहता था, फंसा लिया था आपको उसने। नीरज जी, आप जितने जब निकलने की कोशिश की, स्टर्लिंग हॉलिडे को कहा कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा पैकेज। हाँ जी, 7-10 को मेरी वहाँ नवदीप सिंह से बात हुई, इनके चंडीगढ़ हेड ऑफिस में। तो उन्होंने कहा आप इसको रिफंड कर दीजिए, रिफ्यूज कर दीजिए, मैं मेंबरशिप नहीं लेता हूँ, हमारे पास 2 ईयर्स की मेंबरशिप नहीं है। तो मैंने कहा सर आप मेरी आईडी ब्लॉक कर दीजिए, मेरा रिफंड के प्रोसेस करिए स्टार्ट। तब उन्होंने कहा विद इन 60 डेज आपका रिफंड आ जाएगा। उसके बाद मैं जब भी फोन करता हूँ या मेल करता हूँ कहते हैं आपकी कंप्लेंट अंडर प्रोसेस है। लेकिन तो अब ये पैसे आपको मिल रहे हैं नीरज जी ना, क्योंकि पहरेदार ने आपका मामला स्टर्लिंग हॉलिडे के सामने रखा था, पूछा था कि क्यों नीरज गोयल को इतना लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, उन्होंने हमें तुरंत जवाब दिया कि आपके पैसे रिफंड कर रहे हैं। हाँ जी, कल उनकी मेरे पास मेल भी आई, फोन भी आया, भैया आपका चेक हम 20 तारीख को डिस्पैच कर देंगे यहाँ से। ओके, तो आपको लग रहा है पहरेदार की दखल से अब वो स्टर्लिंग हॉलिडे जो आपको इतने लंबे समय से आपके पैसों के साथ हॉलिडे मना रहा था, अपना रुख बदल रहा है? यस श्योर मैम, पहरेदार की वजह से ये तो मेरा रिफंड हो रहा है। चलिए, तो आपको पैसे मिल गए, खुश हैं आप? हाँ जी मैम, शुक्रिया नीरज जी हमसे बात करने के लिए। तो इनके पैसे फंस गए थे, कुल 19,973 रुपए इन्होंने कैश में दिए थे, ये पैसे इनके फंस गए थे। जो इन्होंने चेक से पैसे दिए थे वो इन्होंने स्टॉप चेक करके अपने पैसों को बचा लिया था। हम आपको बता दें, स्टर्लिंग हॉलिडे के पास नीरज गोयल का मामला भेजा और उस पर कंपनी का हमने रुख जानना चाहा था। कंपनी ने हमें अपने लिखित जवाब में बताया कि उन्होंने कंज्यूमर की मेंबरशिप कैंसिलेशन रिक्वेस्ट
मान ली है, रिफंड देने का फैसला भी कर लिया है, कंज्यूमर का रिफंड चेक भी भेजा जा रहा है। खुद नीरज गोयल थे जिन्हें भी संपर्क करके स्टर्लिंग हॉलिडे ने यह बताया था कि उनके पैसे वापस किए जा रहे हैं। तो नीरज जी का मामला तो सुलझ गया है, लेकिन सावधान रहें जब आप इस तरह के कुछ लंबे हॉलिडेज के कमिटमेंट करते हैं। क्या आपको बेचा जा रहा है, क्या आपको कहा जा रहा है, उसे जरूर चेक करें, क्रॉस चेक करें। पहरेदार में आज इतना ही, हमें यही इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। आप अपनी शिकायत, अपने सुझाव हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं pehredaar@network18online.com पर, और ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।